गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और चलिए आज फिर से एक नया क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं क्लासरूम में, तो उनको मैं बता दूं ये क्लासेस एकदम कंटिन्यू रहेंगी और एकदम अच्छे से रहेंगी। मतलब इसमें कोई और बात ही नहीं है सोचने की। तो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हल्का सा डिटेल से भी देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है मैंने कल बताया था अपनी क्लास में। हर एक क्लास को देखिए, एक क्लास हो सकता है कि दूसरी क्लास से बहुत गहराई से जुड़ी हो। तो क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है, तो इसकी संरचना में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन सा भाग लेते हैं। ये भाग लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन। डीएनए एवं प्रोटीन जो है वो भाग लेते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन सा भाग लेते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। इसी तरह देखते हैं कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। देखिए अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 जो है ना वो कि कहाँ का भाग है, फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का भाग है। मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। तो उसमें अनुच्छेद 17 जो है ना ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत से संबंधित है। किससे? छुआछूत से, छुआछूत को हटाने से, छुआछूत को हटाने से। तो किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत को और क्या बोल सकते हैं अच्छे लैंग्वेज में? अनटचेबिलिटी तो अंग्रेजी में बोलेंगे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता बोलेंगे छुआछूत को। तो उसको हटाने से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 17। इसके बाद देखिए 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। एकदम सीधा प्रश्न होता है। इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा, इस तरह का प्रश्न। तो फिजिक्स से एकदम से नॉर्मल प्रश्न इस बार भी आए हैं, आगे भी आएंगे। हर एग्जाम में होगा, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और प्रश्नों की जो प्रकृति है ना, उसको कई प्रश्न होंगे जो एकदम कठिन तरह के होंगे, कई आसान तरह के होंगे। तो आसान जो प्रश्न होंगे उसको जल्दी जल्दी चुग लेना है, यानी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको जल्दी जल्दी तोड़ लेना है। तो ये कितना होता है 9.8, कितना होता है 1 किलोग्राम भार कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है ये। और आगे क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद, ठीक है, कौन सा था। तो देखिए उस समय जो मृद भांड बनने लगे थे वो चित्रित मृद भांड बनने लगे थे। क्या? चित्रित, चित्रित। और कैसे थे? धूसर। तो चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है, उस समय जो थे देखने को मिलता है। कितना? चित्रित धूसर मृद भांड। आगे हम लोग देखते हैं मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। ये एकदम जो है बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे जो छात्र जानते हैं और थोड़ा घुमंतु किस्म के हैं वो जानते होंगे भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। कहाँ है मुक्तेश्वर मंदिर? भुवनेश्वर। अब अगले छठा का नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा भी, उतना ज़्यादा नहीं हटूंगा है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास कितना है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी हो गई, बीचों बीच जो काटती है ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का ये जो डायमीटर है ये कितना है बताइए मुझे कि भूमध्य रेखा का व्यास कितना है। आप एकदम आराम से इसको स्कूल लेवल पे सब लोगों ने पढ़ा है। 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर, बस इतना ही। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा। दोनों रिएक्शन एक साथ देखने को मिलते हैं हमें क्लास में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको बस अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए मेडोना किसकी चित्रकृति है? मेडोना, ठीक है, एक गायिका भी है मेडोना। ठीक है, एक गायिका भी है मेडोना। तो मेडोना जो है किसकी चित्रकृति है? चित्र है। देखिए अगर ये क्या प्रासंगिक क्वेश्चन है, बहुत प्रासंगिक है कई मामलों में, क्योंकि एक जो चित्रकार है ना वो बड़ा चर्चा चित्रकार जो हैं उनका नाम है राफेल। राफेल क्या है? एक हवाई जहाज़ का भी नाम है। किसने दिया है भारत को, मुझे बताइए।
और वो राफेल कहाँ के रहने वाले हैं? मैडोना किसके? राफेल कहाँ के हैं? तो राफेल है इटली के। राफेल कहाँ के हैं? इटली के हैं, ठीक है। तो अब जो है ना इस तरह का जो प्रश्न है ना, एग्जामिनर एकदम ढूंढता फिरता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना ऑप्शन में जो देगा ना राफेल इटली, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो प्रश्न बिल्कुल इसका उत्तर नहीं होगा, और वहाँ उस उत्तर को तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न आपको देना चाहता है कि जिसका उत्तर आप सोच ना पाए और वही उत्तर रहे, ठीक है। कितना आसान है। इस बार भी बीपीएससी 68 में देखिए मोना लोआ जो था वो रिपीटेड क्वेश्चन था, लेकिन आप उसको सोच नहीं पा रहे थे होंगे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उसी तरह स्वामी विद्यानंद जो थे वो भी एकदम वहीं पर था, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और ऑप्शन वही रखा, या कई बार क्वेश्चन वही रखा तो आंसर को ट्विस्ट कर दिया। जैसे कि देखिए वाइट ब्लड सेल वाला जो क्वेश्चन था उसमें, तो ये चीज़ है। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? अब बताइए सबसे न्यूनतम किस में रहा है पंचवर्षीय योजना में? अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान होगा कि किस में सबसे रहा था? थर्ड में, तीसरी में। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे न्यूनतम रहा था, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद में किस अपराध की सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? ऋग्वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये नॉर्मल जो है क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में किस अपराध का जो है सबसे जो है वो अधिक उल्लेख किया गया है? तो देखिए ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं उसमें, ऑप्शन अगर रहता तो लोग आराम से उसको बता पाते। तो पशुओं की चोरी का। किसका? पशुओं की चोरी का। भाई पशुधन उस समय महत्वपूर्ण था, तो पशुओं की जो चोरी थी, पशुओं की चोरी, तो ये बड़ी हुआ करती थी, तो उसका सबसे ज़्यादा उल्लेख है। पशु ही सब, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, पशु ही सब कुछ होते थे, तो ज़्यादातर किसका है? पशुओं की चोरी का। साइलेंट वैली किस राज्य में है? सबसे पहले अगर लोगों को याद होगा कि साइलेंट वैली है क्या, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। तो साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली जो है ना वो है केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अब फूलों की घाटी बताइए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है? फूलों की घाटी, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? अब दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि ये रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये केंद्रक में रहा, और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्ष में हों तो उनमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बताइए? आराम से सोच विचार के बता सकते हैं कि, है ना। तो क्या पाया जाता है? देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना तो दोनों एक ही जैसा है, तो ये क्या होगा? विपरीत चक्रण होगा, ठीक है। क्या होगा? विपरीत चक्रण। दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमेंगे, ठीक है। दोनों क्या घूमेंगे? एक दूसरे के अपोजिट घूमेंगे। विपरीत चक्रण होगा किसमें? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता देखिए, जो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही समाहित कर दी गई है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कौन सा है? तो 19 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है। तो 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता को जो है वर्णित किया गया है। तो ये भी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मूल अधिकार का विषय है। मूल अधिकार ऐसा विषय है जिसको एकदम से घोट के रखना चाहिए। मूल अधिकार जो है ना उसको क्या करिए? बिल्कुल घोट लीजिए, एक एक लाइन को, एक एक स्टेंजा को। अभी समय है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको एक बार डिटेल से देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कितना अच्छा रहेगा? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा के जीवाणु की खोज बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हैजा महामारी हुआ करता था, हैजा अभी भी है लेकिन अब महामारी नहीं है, ठीक है। हैजा अभी भी होता है लेकिन अब क्या है? महामारी नहीं है, अब इसका क्योर है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने खोज की थी किसकी? हैजा के जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था?
आर्य जो थे वो मुख्य व्यवसाय कौन सा करते थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। अब सब लोग जानते हैं कि आर्य जो आए तो उन्होंने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की स्थापना की। भाई कौन क्या था? कृषि। आर्यों का मुख्य कार्य क्या था? कृषि करना, खेती करते थे आर्य। खेती में एकदम खुद को लीन कर रखा था उन्होंने, तभी तो पशुओं की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। भाई पशुओं की क्यों ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि आर्य खेती जो है खेती किया करते थे, तो इसलिए उनको पशुओं की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आर्य जो है, उम्मीद है जो सब कुछ अच्छा से दिख रहा होगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है और इसके हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समय गुजरेगा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे हर चीज़ में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य, चैत्य किसका पूजा स्थल है बताइए? चैत्य किसका पूजा स्थल है? चैत्य किसका? देखिए चैत्य विहार ये सब संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। तो चैत्य किसका पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जो है पूजा स्थल है उसको क्या बोलते हैं? चैत्य। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है वो है चैत्य। अब ये देखें पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? जो ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का कितना है? 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। एक बार ना इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा कहीं से, क्योंकि कई बार आंकड़े ना मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं रहते और मैं जो भी क्लास लेता हूं तो कोशिश करता हूं कि कहीं और से, मतलब ये नहीं कि क्लास में हैं और देख रहे हैं नोट्स को या फर्रे को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, बच्चे भी गलत सोचते हैं। तो 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। दोनों को एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, भूमध्य रेखा वाला भी और ये भी, दोनों भी। डिजिट जो है ना, डिजिट को याद रखने में कई लोगों को समस्या होती है, तो मैं भी उसका अपवाद नहीं हूँ। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए, है ना। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई बताइए एक बार, है ना। पहली भागीदारी, बहुत पहले से महिलाएं ओलंपिक में खेल रही है, बहुत पहले से। कई देश है ना जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दे रखे थे। ठीक, कब हुई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। देखिए सब जगह जो है ना, जो भी लोग वंचित हैं उनको अधिकार तो मिल ही जाते हैं, थोड़ा जल्दी या थोड़ा बाद में, लेकिन अधिकार सबको मिलता है। और जहाँ अधिकार सभी को नहीं मिलता एक जैसा, वो जगह एकदम पिछड़ा सा रहता है, पिछड़ा हुआ सा रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? योजनावकाश कब से कब तक हुई थी? योजनावकाश मतलब देर से प्रारंभ हुई, बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है, मतलब कुछ प्रश्न में कोई जान नहीं है, कब से कब तक थी। तो अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा अपने पंचवर्षीय योजनाओं का, तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें योजना अवकाश हो गया था, मतलब कुछ समस्याएं हो गई थी। क्या समस्या हुई थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। कौन सी? परमेश्वर की। क्या बन गए? परमेश्वर बन गए। ये कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब देखिए, बौद्धों का तांबे मठ किस राज्य में है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बौद्धों का तांबे मठ किस राज्य में है बताइए। थोड़ा सा भी आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी को छोड़िए, अगर न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे तो कहाँ पर देखते होंगे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। बौद्धों का तांबे मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो है ना 20 क्वेश्चंस का सेट हमने अभी देखा है, तो हम लोग और भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, लगातार देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, संडे है, तो 20 क्वेश्चन को ही है और पीछे भी मैंने दिए हैं 4 सेट दिए हैं, तो सब मिला के 80 क्वेश्चंस हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को याद रहेंगे। सभी से जब मैं पूछूंगा सब बता पाएंगे और सबका उत्तर जो है ना बहुत आराम से सब दे पाएंगे। तो यही है, चलते रहिए, सतत रहिए, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। एक दिन खूब पढ़ लेना और एक सप्ताह तक बिल्कुल ना पढ़ना आपको सफलता नहीं दिलाएगा।
बशर्ते क्या रोज़ छुट्टी के दिन भी थोड़ा 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 करके जर्नी करते रहिए आप, और पीछे वाले एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहिए। आप बहुत अच्छा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे कि आपकी जो सफलता है खुद आपको चमत्कृत कर देगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम लोग मिलते ही रहेंगे, ठीक है। यही तो एक माध्यम है जिससे हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं, और बाकी जो होगा तो आगे हम लोग बातें करते रहेंगे। तो अभी हम लोग एक छोटा सा विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।